हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्थ गुरु वन चैनल। और आज हम लोग सीरीज़ 11 पे पहुंच चुके हैं, जिसमें हम डिसीजन मेकिंग का पार्ट 2 कर रहे हैं। इसमें हमारे पास दो चीज़ें रह गई थी, दैट इज़ प्रोसेस, टेक्निक्स एंड टूल्स। तो आज हम लोग डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस, टेक्निक्स एंड टूल्स की बात करते हैं। एंड जितना रेड पार्ट है वो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं अनदर सीरीज़ में। तो अगर जिनको वो पढ़ना है तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके यूनिट 1 यूनिट के अंदर इन टॉपिक्स को स्टडी कर सकते हैं। अब डिसीज़न मेकिंग की हमने लास्ट टाइम बात की थी सीरीज़, इससे पिछले सीरीज़ में। तो डिसीज़न मेकिंग क्या होता है? डिसीज़न मेकिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज़ करते हैं। यानी कि डिसीज़न बनाने के लिए जब हम लोगों के पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, तो उन ऑल्टरनेटिव्स में से किसी एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज़ करना डिसीज़न मेकिंग कहलाता है। तो डिसीज़न मेकिंग में बेसिकली हम 7 स्टेप्स प्रोसेस की बात करते हैं। वो 7 स्टेप प्रोसेस कौन सा है? वो ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, देन गैदर द इंफॉर्मेशन, देन आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव्स, प्रिडिक्ट द इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज, मेक द बेस्ट चॉइस, एक्ट एंड इवेल्युएट। तो बेसिकली ये क्या होता है? सबसे पहले हम इसमें आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, सबसे पहला स्टेप होता है। अगर आपको ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट डिसीजन को चूज़ करना है तो ये उसका प्रोसेस है। उस प्रोसेस में सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको प्रॉब्लम के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। यानी कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पास कौन सी प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम की आप लोगों को सॉल्यूशन निकालनी है। तो सबसे पहले मेजर थिंग इज़ दैट कि जब भी आपको डिसीज़न लेना है, जब भी आपको बेस्ट ऑल्टरनेटिव या बेस्ट डिसीज़न चूज़ करना है, तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम के बारे में फुल फ्लेज इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब आपको प्रॉब्लम के बारे में पता चल गया, तो प्रॉब्लम के बारे में जब हमें पता चल जाता है तो नेक्स्ट स्टेप होता है आपके पास गैदर दी इंफॉर्मेशन। गैदर द इंफॉर्मेशन का मतलब है अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सारे के सारे एविडेंस को इकट्ठा करना है। इससे पिछले हमने जो इससे पहले पीपीटी थी, उस पीपीटी में हमने डिस्कस किया था कि डिसीजन मेकिंग के प्रिंसिपल्स होते थे, जिस प्रिंसिपल में हमने 3 चीज़ें देखी थी। कि सबसे पहला था कि आपको प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, सेकंड था कि जिसमें आपके पास एविडेंस होना चाहिए, और थर्ड था कि आपको हर एक के व्यूज़ को कंसिडर भी करना चाहिए। तो यहाँ पे उसी चीज़ की बात हो रही है कि सबसे पहले आपको प्रॉब्लम के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, और उसके बाद उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन, सारा का सारा डेटा इकट्ठा करना है, सारे के सारे वैलिड इन्फॉर्मेशन और एविडेंस को आपको कलेक्ट करना है। अब इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर ली, तो उसके बाद आपको अपने पास कुछ ऑल्टरनेटिव्स रखने हैं। यानी कि आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से ऑप्शन चूज़ करना है। तो आपको आइडेंटिफाई दी ऑल्टरनेटिव्स में अपने पास एक बेसलाइन इकट्ठा करके रखना है, और आपको इसमें जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं उन सारे के सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस को आपको अपने पास राइट डाउन करना है। नेक्स्ट, जब आपने सारे के सारे जितने भी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन बन सकते थे उन सबको आपने आइडेंटिफाई कर दिया, तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास होता है प्रिडिक्ट द इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज। यानी कि यहाँ पे आपको प्रॉज एंड कॉन्स देखने हैं। जो आपने अभी सॉल्यूशन ऑल्टरनेटिव्स बनाए थे, उन ऑल्टरनेटिव्स के क्या प्लस माइनस पॉइंट्स हो सकते हैं, क्या एडवांटेज हो सकते हैं और क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तो उन सारे के सारे पॉइंट्स को यहाँ पर हमें कंसीडर करना है। उसके बाद जब हमने हर एक ऑल्टरनेटिव्स के प्रॉज एंड कॉन्स को भी चेक कर लिया, तो अब उसमें से भी आपको जो सबसे बेस्ट लगता है, जो आपने आइडेंटिफाई किए थे ऑप्शंस, उन ऑप्शंस के आपने सबके प्लस माइनस पॉइंट्स देख लिए हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बेस्ट उन सारे के सारे ऑल्टरनेटिव्स में से कौन सा बेस्ट लग रहा है अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड, उसको यहाँ पर आपको चूज़ करना है। और उसके बाद आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट यानी कि फाइनली अब आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, आपको उसको अप्लाई कराना है, और लास्ट में इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट का मतलब अब आपको ये चेक करना है कि जो आपने डिसीज़न लिया था वो डिसीज़न आपके लिए बिल्कुल फ्रूटफुल था या नहीं था, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और जो आपने अभी डिसीज़न को बेस्ट कंसीडर किया है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, उन सब चीज़ों को आपको यहाँ पे कंट्रोल करना होता है और यहाँ पर उसको चेक करना होता है। तो बेसिकली आपके पास एक डिसीजन मेकिंग का कंप्लीट प्रोसेस होता है कि कैसे हम बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको मैंने यहाँ पे डिटेल में भी देख दिया हुआ है।
अब नेक्स्ट जो सबसे पहली स्टेटमेंट थी वो क्या थी, आइडेंटिफाई दी प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए, और वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि प्रॉब्लम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स, किस ऑब्जेक्टिव्स को आपको अचीव करना है, अब वो ऑर्गेनाइजेशन के पीपल पे कैसे इम्पैक्ट डाल सकता है, क्या इम्पैक्ट डलेगा, उस पर्टिकुलर चीज़ की कोई अर्जेंसी है या नहीं है, क्या क्रिटिकली एनालिसिस हो सकते हैं। तो इन सारे के सारे पॉइंट्स को लेके आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है, आपको देखना होता है कि आप किस चीज़ के बारे में सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हो। नेक्स्ट आपके पास होता है गैदर द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। दैट मीन्स कि यहाँ पे अब जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू योर प्रॉब्लम, आपको वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस को यहाँ पर इकट्ठा करना है। दिस रिक्वायर मेकिंग अ वैल्यू जजमेंट डिटरमाइनिंग व्हाट इन्फॉर्मेशन इज रिलेवेंट। रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को डिसीजन से रिलेटेड आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करोगे, कि इसके अंदर जो भी वेरियस पार्टीज़ हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, डिफरेंट ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, इंडिविजुअल्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा उनका, ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा उन सब चीज़ों का, उन सब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और डेटा आपने यहाँ पर इकट्ठा करना है। नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज आइडेंटिफाई दी ऑल्टरनेटिव्स। अब जितने भी वेरियस सॉल्यूशंस आपके पास बन सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के, जो आपने सबसे पहले स्टेप में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया था, तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कितने पॉसिबल आउटकम्स निकल सकते हैं, उन सारे के सारे आउटकम्स को, ऑप्शंस को यहाँ पर आपको इकट्ठा करना है, सारे के सारे और उसके बाद अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स जितने भी हैं आपको उनको राइट डाउन करके रखना है, आइडेंटिफाई करना है, और उनसे रिलेटेड आपको एक्शंस और डिसीजंस को भी बनाना है। नेक्स्ट स्टेप होता है फिर वे द एविडेंस। अब जो आपने इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स बनाए हैं उन सब के प्रॉज एंड कॉन्स तो देखने हैं, प्लस माइनस पॉइंट्स तो देखने हैं, उनके लाइक और डिसलाइक्स तो देखनी है। तो इस वाले स्टेप में बेसिकली हम इवैल्यूएट करते हैं कि जो हमने अभी ऑल्टरनेटिव्स बनाए थे वो ऑल्टरनेटिव्स की फिजिबिलिटी कितनी है, एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है, डिज़ायरेबिलिटी कितनी है। हम उन सारे के सारे ऑल्टरनेटिव्स के बारे में ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर चेक करते हैं। एक आपके पास एक्सपर्ट है फिल हिग्सन और एंथोनी। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला कि अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना होता है तो उसके हाईएस्ट चांस क्या होते हैं सक्सेसफुल होने के, हाईएस्ट चांस होते हैं कि जब आप उन सब चीज़ों के प्रॉज एंड कॉन्स को सेलेक्ट करते हो, प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में जानकारी रखते हो। तो इसीलिए ये वाला पॉइंट को यहाँ पे कंसीडर भी किया जाता है कि जब भी आपने कोई भी अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढा है तो आपको उन सब से रिलेटेड, उन सब ऑल्टरनेटिव से रिलेटेड प्रॉज एंड कॉन्स यानी कि प्लस और माइनस, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी की वजह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी ऑप्शन के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। आप किसी डिसीज़न को तभी फुल फ्लेज सक्सेसफुल बना सकते हो अगर आपको उस डिसीज़न के ऊपर ट्रस्ट होगा। और ट्रस्ट कैसे बन सकता है कि जब आप उसके हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को जान पाओ, जब आप उसके हर एक प्लस माइनस पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इसीलिए आप जब ऑल्टरनेटिव्स बना लेते हैं तो ऑल्टरनेटिव्स बनाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें उसके प्रॉज एंड कॉन्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप होता है आपके पास चूज़ दी अमंग ऑल्टरनेटिव्स। अब जब हमने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स भी बना लिए, उन ऑल्टरनेटिव्स के प्रॉज एंड कॉन्स भी देख लिए, तो जब हमने प्रॉज एंड कॉन्स देखे होंगे तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें तो वहीं पर ही नेगलेक्ट हो गई होंगी, यानी कि हमें अपनी प्रॉब्लम से सूटेबल नहीं प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं लगा होगा। तो उनको वहाँ पे आपको क्या कर देना है, उनको हटा देना है, और जो आपको अब अपनी प्रॉब्लम से रिलेवेंट लग रहा है, ज़्यादा रिलेवेंट लग रहा है, उसको यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है। तो बेसिकली यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं और क्लैरिफाई करते हैं कि कौन सा डिसीज़न हमें अब बनाना है, कौन से डिसीज़न से रिलेटेड आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने डेवलप की थी वो आपको बिल्कुल पोटेंशियल लग रही है अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड। यहाँ पे हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स को बेसिकली चूज़ करते हैं अमंग दी वेरियस रिसोर्सेज, अमंग दी वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। हमने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स बनाए थे, उन सारे ऑल्टरनेटिव्स के हमने प्लस माइनस पॉइंट्स भी देख लिए थे। तो जब हमने उन सबके प्लस माइनस पॉइंट्स देखे तो उन प्लस माइनस पॉइंट्स को देखने के बाद आपको जो बेस्ट लग रहा है, किसी एक बेस्ट को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पिक कर लेते हैं, यानी कि हम चूज़ कर लेते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, जिसको आपने पिक किया उसको अब आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे अब हम प्लान बनाते हैं, यहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट प्लान बनाते हैं, जिस प्लान
के थ्रू आप अपने डिसीजन को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, एक्शन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हम सारी की सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं कि उस डिसीजन से रिलेटेड कौन कौन से रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत पड़ सकती है, किस इंफॉर्मेशन की हमें ज़रूरत पड़ सकती है, कौन से एम्प्लॉयज़ की हमें सपोर्ट चाहिए होगी, कौन से स्टेक होल्डर्स की हमें ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे हम बेसिकली इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ इन सारी की सारी चीज़ों को भी आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट दैट इज़ रिव्यू योर डिसीजन। अब जब हमने डिसीजन ले लिया है तो उस डिसीजन को अब चेक भी तो करना पड़ेगा कि जो हमने डिसीजन लिया था वो सही था या गलत था। तो यहाँ पे हम लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि हमने क्या प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व कर लिया था या नहीं किया था, हमारे क्वेश्चन का या प्रॉब्लम का आंसर हमें मिला या नहीं मिला, क्या हमने अपने गोल को अचीव किया या नहीं किया। तो बेसिकली इस टाइप के आंसर्स को हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। और हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से जो हमने एक डिसीज़न लिया था, क्या वो डिसीज़न फ्रूटफुल निकला या नहीं निकला। तो यहाँ पे बेसिकली हमें चेक करना होता है अपने डिसीज़न को। तो ये आपका 7 स्टेप प्रोसेस था। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बिजनेस के डिसीजन मेकिंग टूल्स कौन कौन से हैं, यानी कि टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। तो जो मेजर टेक्निक्स हैं वो मैंने सारी कंसिडर करी हैं इसके अंदर, जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस भी आता है। तो सबसे पहले टेक्निक्स हैं हमारे पास डिसीजन ट्री, डिसीजन मैट्रिक्स, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, टी चार्ट, पैरेटो एनालिसिस, कॉस्ट इफेक्ट एनालिसिस एंड अदर्स में। तो इसके अंदर मेजॉरिटी बेसिस पे जितनी अलग अलग बुक्स से मुझे मिली हैं वो सारी की सारी टेक्निक्स को मैंने कंसीडर किया है इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिसीजन ट्री क्या होता है। देखो डिसीजन ट्री बेसिकली आपको बहुत सारे ऑप्शंस में से एक बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करने का मेथड है, यानी कि टूल है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम एक ट्री शेप डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक ट्री शेप डायग्राम बनाते हैं और जितने भी हमारे पास पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं या पॉसिबल डिसीजंस होते हैं उनको हम हर एक ब्रांच में शो कर देते हैं। यानी कि आपको ट्री बनाना है और उस ट्री में आपके पास जितने भी डिसीजंस आपने ऑल्टरनेटिव्स बनाए थे उन सारे ऑल्टरनेटिव्स को हम हर एक ब्रांच में शो करते हैं और उसी के बेसिस पे फिर हम किसी एक बेस्ट को जो उसमें लीड कर रहा होता है उसको हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं और इंडिकेट करते हैं इस चीज़ को कि कौन सा ऑप्शन आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लग रहा है, यानी कि कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिस ऑप्शन को आप बेस्ट कंसिडर कर रहे हो, जिस ऑप्शन को आप पिक कर रहे हो। तो डिसीजन ट्री बेसिकली एक डायग्रामेटिकल टूल है जिसमें हमने कुछ नहीं करना होता, बस एक ट्री शेप डायग्राम बनाना होता है और हर एक ब्रांचेस में हमने अलग अलग पॉसिबल डिसीजंस को शो कर देना होता है। और उसके बाद जो भी हमें जिस के भी प्रॉज एंड कॉन्स के अकॉर्डिंग, जैसे हमने प्रोसेस में डिस्कस किया था कि जिसके भी प्रॉज एंड कॉन्स के अकॉर्डिंग हमें जो बेस्ट लगता है, जो हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लग रहा होगा, हर एक तरीके से फ्रूटफुल लग रहा होगा, उसको यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं। A decision tree can be used by a manager to graphically represent which action could be taken and how these options relate to the future events. नेक्स्ट दैट इज डिसीजन मैट्रिक्स क्या होता है। डिसीजन मैट्रिक्स में हम एक मैट्रिक्स और एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पे जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हमारे पास होते हैं, जितने भी ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, उन सबको हम इवैल्यूएट करते हैं। यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनती है रो एंड कॉलम्स की, और जो भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं उनको हम फर्स्ट कॉलम में शो करते हैं और जितने भी आपके पास जो फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं डिसीजन को, उनको हम रो में शो करते हैं। यानी कि यहाँ पे एक कॉलम भी बनेगा, एक रो भी बनेगा, एक टेबल बनती है। और कॉलम को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑप्शंस के साथ कि कितने ऑप्शंस हमारे पास हैं, कितने ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास हैं। और रो में हम शो करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे उस डिसीजन को। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम सारे के सारे ऑप्शंस में कुछ पॉइंट्स देते हैं फैक्टर्स के बेसिस पे, और उन पॉइंट्स का हम वेटेज निकालते हैं और जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है फाइनली हम उसको यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। जैसे मैंने कि टेबल भी शो किया है, तो यहाँ पे आपके पास सप्लायर 1 भी है, सप्लायर 2 है, सप्लायर 3 है। सप्लायर 1 को लोकेशन में 6 पॉइंट मिले हैं, प्राइस के लिए 20, रिलायबिलिटी के लिए 20। सप्लायर 2 को 3, 20 और 8, सप्लायर 3 को 15, 10 और 8। जब हमने इनका समअप किया तो हमें ये नंबर्स मिले। तो मैक्सिमम नंबर किसके थे, सप्लायर 1 के। तो यहाँ पे हमने जब चूज़ किया तो हमने सप्लायर 1 को चूज़ कर लिया। तो डिसीजन मैट्रिक्स बेसिकली एक रॉ एंड कॉलम का टेबल होता है, जिस टेबल में हम सारे स्कोर करते हैं ऑप्शंस को उनके फैक्टर्स पॉइंट के बेसिस पे, और जिसका स्कोर हाईएस्ट होता है उसको पिक कर लेते हैं।
नेक्स्ट होता है आपके पास कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे हम ये देखते हैं मिनिमम कॉस्ट में कौन हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगा, तो वो उस डिसीजन को हम यहाँ पे चूज़ करते हैं। यानी कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बेसिकली जितने भी पॉसिबल आपके पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उन सब का हम ये देखते हैं कि कितना कॉस्ट इन्वॉल्व है हर एक ऑल्टरनेटिव में, और जिसका सबसे मिनिमम कॉस्ट में ज़्यादा बेनिफिट देता है उसको हम यहाँ पे चूज़ करते हैं। With a cost benefit analysis, you will take the time to assess all the costs that will be involved in the decision and the benefit that the organization will gain from this. Same वही चीज़ लिखी है कि हमें सबके सारे पॉइंट्स का, सारे के सारे डिसीजंस का कॉस्ट एनालिसिस करना है और उसके साथ साथ उसका बेनिफिट्स भी देखना है। एज अ रिजल्ट जो भी अब डिसीजन हमें चूज़ करना होगा, जो ग्रेटर बेनिफिट दे रहा होगा हमें कम कॉस्ट में, उसको हम चूज़ कर लेते हैं। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है इस वाले टूल का कि आपको प्रॉफिट को ज़्यादा हाई करना है। ठीक है, कि आपको उस डिसीज़न को यहाँ पे चूज़ करना है कि जिस डिसीज़न के बेसिस पे आपका रेवेन्यू, आपका प्रॉफिट हाई जाए। तो ये भी एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का डायग्राम है कि पहले आप हर एक का कॉस्ट भी लिखेंगे, हर एक से रिलेटेड बेनिफिट्स भी लिखेंगे, फिर जो ज़्यादा वेटेज आपको देगा, जो ज़्यादा बेनिफिट आपको देगा मिनिमम कॉस्ट में, उसको आप पिक कर लेंगे। नेक्स्ट दैट इज़ टी चार्ट। क्या होता है टी चार्ट? क्या होता है टी चार्ट? बेसिकली आपका प्लस एंड माइनस ऑप्शंस को शो करता है। ये आपका बेस्ट टूल होता है किसी भी कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए। जब हमें किसी के प्रॉज एंड कॉन्स को चेक करना होता है ना, तो कंपैरिजन के लिए हम टी चार्ट को फॉलो करते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम वे करेंगे प्रॉज एंड कॉन्स को, हर एक ऑप्शंस के प्लस और माइनस पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, और जिसके सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स निकलेंगे उनको कंसिडर कर लेंगे। ठीक है ना। it helps entrepreneurs to make the right decision having weighted in all the advantages and disadvantages of अवेलेबल ऑप्शंस। हर एक ऑप्शन से रिलेटेड हम यहाँ पे इस टाइप का टी बना लेते हैं, यानी कि हर एक ऑप्शंस के प्रॉस भी लिखने हैं और हर एक ऑप्शंस के कॉन्स भी लिखनी है। फिर उसके बेसिस पे आप ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा एडवांटेज कौन दे रहा है, जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज देगा उसको हम यहाँ पर पिक कर लेते हैं। एक होता है पैरेटो एनालिसिस। पैरेटो एनालिसिस बेसिकली एक डिसीजन मेकिंग का बेस्ट टूल भी कंसिडर करते हैं। ये 80-20 रूल के ऊपर काम करता है, इसको हम 80-20 रूल भी बोलते हैं। ये 80-20 रूल पे काम करता है। ये इनका मानना होता है कि जो हमारी 20% एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर हम उनको फोकस करते हैं तो 80% रिजल्ट हम अपने आप ही अचीव कर सकते हैं। तो ये 80-20 प्रिंसिपल की बेसिस पे ये यहाँ पे डिस्कस किया जाता है कि आपको जो डिसीज़न लेना है बेस्ट, वो 20% एक्टिविटीज़ के लिए लेना है जो 80% रिजल्ट को इम्पैक्ट करती है, 80% रिजल्ट को जो इन्फ्लुएंस करती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम बेसिकली 20% एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कौन कौन सी मेजर एक्टिविटीज़ हैं जो ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगी, और उन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हम डिसीजंस को चूज़ करते हैं। नेक्स्ट होता है कॉज एंड इफेक्ट, और इक्शावा डायग्राम भी बोलते हैं, फिश बोन डायग्राम भी बोलते हैं इसको। इसमें हम हर एक पॉइंट के कॉज एंड इफेक्ट निकालते हैं, हर एक ऑल्टरनेटिव्स के हम कॉज एंड इफेक्ट्स को देखते हैं, पर्टिकुलर कौन कौन से कॉज एंड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और इस टेक्निक को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए और आपकी प्रोजेक्ट्स को चूज़ करने के लिए। यहाँ पे हम बेसिकली क्वालिटी को आइडेंटिफाई करते हैं कि हर एक पॉसिबल जो फैक्टर्स थे, हर एक पॉसिबल जो ऑल्टरनेटिव्स थे, उनका क्या क्या कॉज एंड इफेक्ट आपको मिल रहा है, और जिसका सबसे ज़्यादा कॉज एंड इफेक्ट हमारे पास होता है, जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज दे रहा होता है, उस डिसीजन को हम फिर से यहाँ पर पिक करते हैं। अदर्स में कौन कौन सी टेक्निक आती हैं, एक आती है मल्टी वोटिंग। मल्टी वोटिंग एक ऐसी टेक्निक होती है बेसिकली जहाँ पे मल्टीपल पीपल इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, और वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे ऑप्शंस उनके पास होते हैं, राइट डाउन करते हैं, और उसके बाद उनमें से सारे के सारे लोग फाइनली जिस भी पर्टिकुलर डिसीजन के लिए कलेक्टिवली एग्री करते हैं उसको यहाँ पर पिक कर लेते हैं। एक होता है पेस्टल एनालिसिस या पेस्ट एनालिसिस, बेसिकली जिसमें आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, आपका टेक्नोलॉजिकल, इन सारे के सारे पॉइंट्स को चेक करते हो। फ्यूचर और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है, जिसमें हम ये देखेंगे कि ये जो हम डिसीजन चूज़ करेंगे बेसिकली वो हमारे फ्यूचर के लिए हेल्पफुल है या नहीं है। और एक होता है सॉट एनालिसिस। सॉट एनालिसिस में हम हर एक अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट को मेज़र करते हैं, और उसके बेसिस पे हम प्लानिंग करते हैं। तो ये आज का टॉपिक था आपका, कि जिसमें डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस किया था और डिसीजन मेकिंग के टूल्स एंड टेक्निक्स कौन कौन से थे। तो थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद हेल्प गुरु वन, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम।